हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियां जितनी भी भारत में आई थी, आज की वीडियो में हम उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सभी के बारे में पूरी जानकारियां हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में भारत देश में कुछ विदेशी कंपनियां आई थी। उन सभी विदेशी कंपनियों का एक एक करके हम वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ने का आज हम प्रयास करेंगे। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ जरूरी भारतीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस विषय में बात करेंगे। इससे पहले बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पूजा पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि मुख्य रूप से पीसीएस स्पेशलिस्ट बुक है, इस बुक से मैं आप सभी को ये पढ़ाऊंगा। और प्राचीन भारत हमारा खत्म हो चुका है, मध्यकालीन भारत खत्म हो चुका है और आधुनिक भारत के भी कुछ टॉपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं इस विषय के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने देखिएगा प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपको करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत या बाल मनोविज्ञान की कक्षाएं चाहिए तो आप आसानी से उनकी वीडियोस ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। अब हम बात करेंगे आज की वीडियो के बारे में, स्पेशली बात करेंगे कि यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कुछ कंपनियां थी जो कि भारत में एक एक करके आई थी व्यापार करने के लिए या भारत को लूटने के लिए। उन सभी बातों पर हम आज विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक एक करके, पहले तो उनका वर्ष पढ़ते हैं फिर उन पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत में आए थे पुर्तगाली 1498। कंपनी का नाम क्या? एस्तानो द इंडिया। उसके बाद आए थे 1600 में अंग्रेज, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये उनकी कंपनी का नाम था। उसके बाद आते हैं डच 1602 में, इनका कंपनी का नाम था वेरिंग इन दे ओस्ट इंडीसे कंपनी। उसके बाद आए थे डेनिश 1616 में, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी उनका कंपनी का नाम था। फ्रांसीसी भारत में आए थे 1664 में, उनकी कंपनी का नाम था कंपनी द इंद ओरिएंटल। और बाद में आए थे स्वीडिश, जो कि 1731 में आए थे, उनकी कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तो हमने बातें पढ़ी है इन कंपनियों के बारे में वन लाइनर तौर पे कि कब आए थे, उनकी कंपनी का नाम क्या था, देश का नाम क्या था और किस सीरीज में वो भारत में आए थे। लेकिन अब हम एक एक करके उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो भारत में कालीकट के बंदरगाह पे आए थे। गोवा और कालीकट की बंदरगाह मैंने दिखाई भी हुई है फोटो में, आप लोग यहां से देख लीजिएगा। बात करते हैं कि उनके आगमन का रास्ता भी दिखाया गया है। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाली जो थे व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पहले यूरोपीय की अगर बात करें तो पहले यूरोपीय तो पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में भारत में आए थे। और भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति की बात करें या पहला पुर्तगाली व्यक्ति की बात करी जाए तो उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला ऐसा व्यक्ति था, चाहे यूरोपीय व्यक्ति कहें या पुर्तगाली व्यक्ति कहें, जो कि भारत में आया था। बात करते हैं कि अब्दुल मुनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर, कालीकट के तट पर आया था। और वहां का शासक जो था उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो दो बातें मैंने आपको बहुत जरूरी बताई है कि वहां कौन से बंदरगाह पे आया, 1498 में कालीकट के बंदरगाह पे आया और वहां का शासक था जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। यहां एक प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है जो कि शायद आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा कि किस व्यक्ति की सहायता से वास्को डी गामा भारत आया था। तो अब्दुल मुनीक नामक एक गुजराती व्यक्ति था, पथ प्रदर्शक था, राह दिखाने वाला था, जिसकी सहायता से वास्को डी गामा जो था वो भारत पहुंचा था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? वो था अल्बारेज कैब्राल, जो कि 1500 में भारत पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में भारत आया और कोचीन में 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री तथा 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नू में स्थापित करी थी। तो पहली और दूसरी, पहली कोचीन में,
दूसरी कन्नू में, दोनों फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में बताया। उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो कि 1505 में भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगर पहले व्यक्ति की बात करी जाए तो पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा। दूसरे व्यक्ति, अगर पहले पुर्तगाली वायसराय की बात करी जाए तो पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो कि 1505 में भारत आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने भारत में नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को उन्होंने स्थापित किया था। अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1509 में भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। देखिएगा, सबसे पहला आने वाला वायसराय तो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन अगर कहा जाए कि पहला वायसराय कौन सा या भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था, तो 1509 में नाम आता है अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क का। 1510 में इसने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर, पूरे बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जहां से व्यापार होता था। इस पूरे बंदरगाह पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उस समय बीजापुर यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। जो बीजापुर क्षेत्र है वो यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन में था जिस समय उसने पुर्तगाली व्यक्ति ने बंदरगाह पर अधिकार किया था। उसके बाद अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने लोगों को इस बात पे प्रोत्साहित किया कि हम यहां भारत में आकर के भारतीय महिलाओं से अगर शादी करते हैं तो उसके बाद में हमारी जो संख्या है वो भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। उसने विजित क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगा दी, इसलिए इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। जो इसने प्रदेश जीते थे वहां पर इसने सती प्रथा, जो कि महिला अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसकी चिता पर जल जाती थी, यह प्रथा कहलाती थी सती प्रथा। इस प्रथा पर भी उसने रोक लगा दी थी, इसीलिए क्योंकि सती प्रथा को रोकने का मुख्य रूप से जो श्रेय जाता है वो राजा राम मोहन राय को जाता है, तो इन्हें अल्बुकर्क को ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 1538 तक रहा, वो अल्बुकर्क के बाद पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत में आया था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच में संघर्ष, जो लड़ाई हो रही थी, जो कि मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, इस लड़ाई का फायदा उठा करके उसने 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। यानी कि भारतीय जो ये थे, भारतीय जो गृह युद्ध का फायदा उठा करके उसने यहां पुर्तगालियों का शासन स्थापित कर दिया था। कुन्हा ने 1530 में शासन का मुख्य केंद्र जो था वो कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। इससे पहले तो मुख्य केंद्र जो था वो पुर्तगालियों का कोचीन था, लेकिन 1530 में कुन्हा ने कोचीन के स्थान पर क्या बना दिया था, गोवा बना दिया था, जहां से कि जो शासन का मुख्य केंद्र रहा पुर्तगालियों का वो कोचीन के स्थान पर क्या कर दिया, गोवा कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, कि सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, और इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहलाया था। अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये एशिया की मुख्य रूप से व्यापारिक मंडी होती थी, जहां पर एशिया महाद्वीप के देश जो थे वो व्यापारिक रूप से अपनी मंडियां लगाते थे। इस पर भी 1511 में अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों के आगमन से क्या हुआ कि भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण कार्य और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। तो पुर्तगाली भारत आए, उनके आने का जो मुख्य किस किस चीज की शुरुआत आती है, तो यहां पर तंबाकू की खेती, यानी कि तंबाकू जो थे पुर्तगाली अपने साथ लाए। अब यहां आने जाने के लिए जहाज का प्रयोग किया जाता था, तो वो यहां पर जहाज निर्माण करने का कार्य शुरू कर गए, और एक और कार्य शुरू किया था जिसका नाम दिया है प्रिंटिंग प्रेस का जो कार्य था वो भी पुर्तगालियों के आने से ही वृद्धि हुई थी। उसके बाद बात करते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कार्ड्स आर्मेडा काफिला प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में पुर्तगालियों के पतन का मुख्य कारण जो था वो था कि धार्मिक असहिष्णुता की नीति जो थी वो उनका कारण बनी थी। इसके साथ साथ में वो गुप्त व्यापार करने लगे थे,
गुप्त व्यापार करने से कि जो यहाँ के शासक थे उनसे वो चिढ़ने लगे थे। यही कारण था कि गुप्त रूप से व्यापार करना भारतीय शासकों को पसंद नहीं आया, जिस कारण से वो उनका पतन का कारण बना। नए उपनिवेश की नीति जो थी वो भी उनका कारण बनी। ब्राजील में पुर्तगालियों द्वारा खोज और अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, ये मुख्य कारण है यहां पर भारत देश में पुर्तगालियों के पतन की। अब पुर्तगालियों का पतन हुआ, अब हम पढ़ेंगे अगली यूरोपीय कंपनी आती है डच। तो अब हम बात करते हैं डचों के बारे में। डच भारत में 1602 में आए थे, जिनके बारे में हम बात करते हैं कि भारत में डचों का प्रारंभिक उद्देश्य जो था व्यापार करना था। भारत में जितनी भी कंपनियां बाहर से आ रही थी, सभी का जो मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना था, लेकिन वो धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत को लूटने लगे थे। उसके बाद 1516 में भारत आने वाला पहला डच हॉलैंड, डच को बोलते हैं हॉलैंड के निवासी डच कहलाते हैं। नागरिक कॉर्नेलिस डहस्तमान था। कॉर्नेलिस डहस्तमान जो था वो 1596 में भारत आने वाला पहला पोलैंड या डच का निवासी था। भारत में डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर खोला? बहुत प्रश्न पूछते हैं कि मुसलीपट्टनम में उन्होंने पहला कारखाना कब खोला था? 1605 में। और 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यूरोप जो डच भारत में 1596 में आए थे, लेकिन जो पहली यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी जो स्थापना थी वो 1602 में करी गई थी। इसे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने और दुर्ग बनाने का अधिकार पत्र भी दिया गया था। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को 21 वर्षों के लिए ये सारे अधिकारों का प्रमाण पत्र दिया गया था। बात करते हैं 1653 में चिनसुरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया था, जहां पर डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण कराया था और पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री में सोने के सिक्के, जिनको कहा जाता है पगोड़ा को ढाला गया जाता था, जिसका नाम था गोल्ड्रिया जो था वो सोने के सिक्के पगोड़ों में ढालने का जो था उसका नाम था। मुसलीपट्टनम में डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता। नील का खेती के बारे में तो हम आधुनिक में पढ़ेंगे भी बहुत सी बातें, लेकिन मुसलीपट्टनम से डचों द्वारा किसका निर्यात किया जाता था? नील का निर्यात किया जाता। नील जो है वो मुख्य रूप से कपड़ों को रंगने में काम आता था। ठीक है, पूरी जानकारी हम नील के जब वो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। 1616 में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। तो 1616 में जब जहांगीर भारत में मुगल शासक जो यहां पर शासन कर रहा था, उसने गुजरात में एक अस्थायी फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति डचों को, हॉलैंड के निवासियों को दे दी थी। बात करते हैं कि डचों के द्वारा बंगाल में पहली फैक्ट्री डच फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित करी गई थी, परंतु बहुत जल्द ये फैक्ट्री को छोड़कर के बालासोर में डच फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। पीपली को छोड़कर के इन्होंने बहुत जल्द कहां पे शुरू कर दी थी? बालासोर में स्थापित कर दी थी। और 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिनसुर में अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर दी। तो धीरे धीरे डच जो थे वो भी भारत में बढ़ते हुए जा रहे थे। चिनसुरा में डचों ने क्या किया कि गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करा था। ये गुस्तावुस किला जो था, इसका निर्माण चिनसुरा में किसने करवाया था? डचों ने करवाया था। और इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। धीरे धीरे भारत में व्यापार बढ़ाने लगे थे, धीरे धीरे भारत में कब्जा करने लगे थे। और 1559 में अंग्रेजों और डचों के बीच में एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। देखिएगा, अंग्रेज भी भारत आए थे, डच भी भारत आए थे, लेकिन भारतीयों को छोड़ करके ये दोनों लड़ने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये अपना स्वामित्व चाहते थे, जिसमें कि डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। तो बेदरा के युद्ध के पश्चात डच अंग्रेजों से हार गए और इनका भारत से खात्मा हो गया था। डचों के भारत में असफल होने के कारण क्या क्या थे? पहली बात तो डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता था। जो गवर्नमेंट होती थी उस पर डच की कंपनी का सीधा अधिकार होता था। भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी होते थे, कर्मचारी जो थे वो भी इनके भ्रष्ट और अयोग्य थे। और एक जो मेन बात है वो ये है अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष। बेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों ने इन्हें पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया था। बात करते हैं कि भारत में डचों ने बहुत से कारखाने स्थापित किए थे। अब
कुछ मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। जैसे जैसे सबसे पहले मुसलीपट्टनम कहां पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। कब स्थापित किया था, 1605 में। दूसरा आता है पुलिकट, जो कहां है, तमिलनाडु में। कब स्थापित किया था, 1610 में। सूरत में गुजरात, 1616 में। विमलीपट्टम आंध्र प्रदेश, 1641 में। करिकाल तमिलनाडु, 1645 में। चिंसुरा बंगाल, 1652 में। कासिम बाजार बंगाल, बालासोर उड़ीसा, 1658 में। और नागपट्टनम तमिलनाडु, पटना बिहार, आगरा उत्तर प्रदेश, कोचीन केरल, यहां पर 1663 में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे। और बेदरा के युद्ध के पश्चात जो डच थे वो भारत से बेदखल कर दिए गए थे, भगा दिए गए थे, हरा दिए गए थे। उसके पश्चात आए हैं अंग्रेज। बात करते हैं अब अंग्रेजों के बारे में, जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत में अपना अधिकार जमा के रखा था। देखिएगा, अंग्रेज जो थे वो स्थल मार्ग द्वारा 1598-99 में प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डेन हॉल भारत पहुंचा था। तो ये अंग्रेज जो थे ये भारत में किस मार्ग से आए थे, स्थल मार्ग, यानी कि धरती पर चल करके भारत में आए थे, ये समुद्र पार करके नहीं आए थे। तो स्थल मार्ग से आए थे कौन, अंग्रेज। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी कि जो जिसका शॉर्ट नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 15 वर्षों के लिए भारतीय व्यापार का एकाधिकार सौंप दिया था। और शुरू में क्या हुआ था कि कंपनी के 217 साझेदार थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके शुरुआती 217 साझेदार होते थे शुरू में। उसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से जहांगीर से मिलने 1608 में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, जिसे 400 का मनसब प्रदान किया गया था। जहांगीर ने अब इसे 400 का मनसब प्रदान किया था। यहां मनसब से कर वसूल करने का, अधिकार लेने का जो पूरा अधिकार सौंप दिया गया था इसे कैप्टन हॉकिंस को। 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त हुई। तो जहांगीर ने 1613 में सूरत में इन्हें व्यापारी कोठी यानी कि फैक्ट्री कारखाने खोलने की अनुमति दे दी थी। सर टॉमस रो, जो कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कब शुरू किया था, 1611 में इन्होंने स्थापित किया था। कहां पर स्थापित किया था, तो मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। बात करते हैं और अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सालों तक, 300 सालों तक राज किया था, तो इनके बारे में हम बहुत सी जानकारियां प्राप्त करेंगे। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली व्यापारी कोठी गोदाम 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बनवाई थी। कासिम बाजार में फैक्ट्री का जो प्रमुख था वो कौन था, वो था जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक जो था, इसने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतनोती जो है वो कलकत्ता में है, उसको चुना था। और इस तरह से 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने 1639 में मद्रास में चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम के किले का निर्माण कराया था। 1661 में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बंबई जो शहर है हमारे देश का वो दहेज में दे दिया। देखिएगा, यह पुर्तगाली व्यक्ति की राजकुमारी की शादी हुई ब्रिटेन के राजकुमार से और दहेज में दिया गया भारत देश का एक बंबई शहर। तो देखिएगा, ये इस प्रकार से इन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं कि बंगाल के शासक शाह शुजा ने सबसे पहले 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दी थी और इसे क्या नाम दिया था, निशान कह करके नाम दिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपने अधिकार वाले इलाकों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 1752 में शुरू किया और गेराल्ड ओंगियार जो कि 1669 से 1677 तक बंबई शहर की स्थापना की और यह सूरत का प्रेसिडेंट और मुंबई का गवर्नर भी रह चुका था। अब अंग्रेजों के बारे में तो हम पूरे आधुनिक भारत में पढ़ते ही रहेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। आज फ्रांसीसी अंतिम, आज की वीडियो में जो अंतिम बात पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में।
तो चलिए फ्रांसीसियों के बारे में बात करना शुरू करते हैं कि फ्रांस में सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, जिसे कंपनी द इंड ओरिएंटल भी कहा गया था। भारत में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला गया। तो इन्होंने पहला व्यापारिक कारखाना कहां पे खोला था? इन्होंने खोला था सूरत में। उसके बाद फ्रांसीसियों द्वारा दूसरा व्यापारिक कारखाना जो था वो 1669 में मुसलीपट्टनम में खोला गया था। तो पहला सूरत, दूसरा मुसलीपट्टनम में खोला गया था। 1673-74 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना करी और यह पूरी तरह से किलाबंद यानी कि फोर्ट लुई था। 1674 में पुदुचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसिस बस्तियों का केंद्र बनाया गया था। इसलिए जो फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता। तो ये भारत में फ्रांसिस बस्तियों के वास्तविक संस्थापक के रूप में बात हुई है। 1690 से 92 में चंद्रनगर में व्यापारिक कारखाना खोला गया था। 1760 में वांडीवाश के युद्ध में 1760 में वाडिवाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया और इस युद्ध में जीतने के पश्चात अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पुदुचेरी प्रदेश जो था वो भी छीन लिया था। इसके बाद जिंजी और माहे पर भी अधिकार कर लिया था। ये सारे क्षेत्र हैं जो कि फ्रांसीसियों के अधीन थे, लेकिन वाडिवाश के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने इनसे छीन लिए थे। बात करते हैं आज के अंतिम कुछ प्रमुख खोज के बारे में। जैसे भारत की खोज किसने करी थी? 1498 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली व्यक्ति था। अमेरिका की खोज 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि स्पेन का व्यक्ति था। केप ऑफ गुड होप 1427 में बार्थोलोम्यू डिसाज जो कि पुर्तगाल का व्यक्ति था। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन के व्यक्ति ने करी। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में तस्मान हॉलैंड के व्यक्ति ने करी थी। तो ये हमने आज की वीडियो से पढ़ा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो भारत में और जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जुड़े रहिएगा। ये सारा मैं आजकल संशोधित पुस्तक IAS PCS स्पेशलिस्ट पुस्तक से पढ़ाता हूं जो कि पूजा पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की जानकारियां आप लोग इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा PDF के लिए, और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।